लास्ट टॉपिक था वो था सिमिलर डिप्यूटेशन पे। ठीक है, वो हमने कर लिया है। और आज हमने जम किया मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स पर। ठीक है, जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं, 1909 में यह आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो इसमें पहले ये छोटा सा टॉपिक है, ये हम पढ़ लेंगे इसका। उसके बाद हमने इसके क्वेश्चन जो मतलब है आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, 7 मार्क 4 मार्क क्वेश्चन, वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स को आपने जो पढ़ना है वो आपने 4 सेक्शन में इसको डिवाइड करके पढ़ना है। सबसे पहले तो आपने इसका बैकग्राउंड जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये था क्या। बैकग्राउंड वैसे एक ही पॉइंट का होता है। ठीक है, कि इसको मॉर्ले और मिंटू दोनों ने एक साथ ड्राफ्ट किया था। बस ये आपका बैकग्राउंड हो गया, इसको डन कर दो। फिर उसके बाद आपने इसकी डिटेल्स पढ़नी है, फिर इंपॉर्टेंस पढ़नी है मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स की। और इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपोज़ किया था। ठीक है, तो इसकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो अपोजिशंस थे, अपोजिशन जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसके जो रीजंस थे उन्होंने क्यों अपोज़ किया था, फिर हमने वो पढ़ना है। और ये फिर हमारा जो है टॉपिक डन हो जाएगा। तो सिमिलर डिप्यूटेशन में जो हमने पढ़ा था वो यही था कि मुस्लिम्स को उधर एग्री कर दिया गया था लॉर्ड मिंटू ने कि आपको जो है आने वाले एक्ट जो होगा इंडिया में, ठीक है, द इंडियन काउंसिल एक्ट, उसमें जो है आपको जो क्या नाम है सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स है ना, वो आपको दे दिए जाएंगे। तो वही हुआ, इसमें भी मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए। ठीक है, लॉर्ड मिंटू की तरफ से, जो कि वॉइस रॉय था। तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज़ को अपोज़ किया और कहा कि ये डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी ज़रा मैं ऐसे ही आपको वो थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। तो फिर हमने रीजंस पढ़नी है कि और क्या क्यों और जो है ना, एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से उन्होंने अपोज़ किया था, और बाकी जो चीज़ें उनकी उनको भी हमने पढ़ना है कि क्यों अपोज़ किया था। तो स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक है बस, द मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स। ठीक है, इसे कहते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट। ठीक है, 1909 का भी इंडियन काउंसिल्स एक्ट इसे हम इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी काउंसिल्स थे ना, ये जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश की इंडिया में, ठीक है, उनके जो काउंसिल्स थे ना, उन काउंसिल्स को जो है ना सीट्स उनकी ज़्यादा कर दी थी, मेंबरशिप उनकी ज़्यादा कर दी थी, और इंडियन से ज़्यादा कर दी थी। ठीक है, तो जो वो थे ना काउंसिल्स, उनको एक्सपैंड कर दिया था, इसलिए हम इसे इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। तो इसका बैकग्राउंड सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। बैकग्राउंड इसका एक ही पॉइंट का बैकग्राउंड है कि ये जॉइंटली ड्राफ्ट हुआ था लॉर्ड मिंटू और जॉन मॉर्ले ने किया था। ठीक है, लॉर्ड मिंटू थे वॉइसरॉय, जॉन मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो ये दोनों एक दूसरे से मिले, इन दोनों ने जो है ना जो काउंसिल एक्ट है सारा, इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया के काउंसिल है ना, इनको हम एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ी इंडियंस को पॉलिटिक्स में अवेयरनेस भी आ जाए। और ये जो ब्रिटिशर्स हैं ना, ये शुरू से सिखाना चाहते थे इंडियंस को, पॉलिटिक्स में ट्रेन करना चाहते थे। और यही वजह है कि एंडिंग टाइम में ब्रिटिशर्स को हाँ इंडिया की ज़रूरत थी भी, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड वॉर्स की वजह से बहुत सारा डैमेज भी हुआ था। तो उनको वो डैमेज अपना जो है रिकवर करने के लिए इंडियंस की रिसोर्स भी एक्सप्लॉइट करनी थी। साथ ही साथ वो इंडिया को इसलिए भी नहीं छोड़े थे क्योंकि जो इंडियंस थे ना, वो उस वक्त भी तकरीबन जो है ना ज़्यादा जो हैं पॉलिटिक्स में अनअवेयर थे। ठीक है, उनको इतना ज़्यादा पता नहीं था पॉलिटिक्स वगैरह का। तो उनको ये डर था कि सिविल वॉर ना एक दूसरे में शुरू हो जाए, एक दूसरे की कुट-मुट लगा के, तो पता नहीं मतलब मैसेकर हो जाएगा। तो इसीलिए भी जो है ना एंडिंग टाइम में ब्रिटिशर छोड़ नहीं रहे थे इंडिया को, सारा मसला हल करके ये फिर गए थे। ठीक है, तो यही हो गया। ये लॉर्ड मिंटू जो कि वायसरॉय थे और जॉन मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये दोनों मिले। इन दोनों ने डिसाइड किया कि जो काउंसिल्स हैं इनको हम एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने सारे जो है ना जो पॉइंट्स थे वो ड्राफ्ट किए, और ड्राफ्ट करने के बाद वो इंग्लैंड गवर्नमेंट को भेज दिए। ठीक है, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में, तो उधर जो ठीक है, ब्रिटिश की जो उधर पार्लियामेंट थी ना, फिर उसने भी ये जो इन्होंने ड्राफ्ट किया था ना, इसको अप्रूव करके अप्रूवल का स्टैंप लगा के ना इंडिया वापस भेज दिया, और फिर इस एक्ट पे जो है इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो ये आपका बैकग्राउंड हो गया। अभी जो एक्ट में पॉइंट्स क्या थे और क्या इंट्रोड्यूस किया था इस मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म ने, हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि इम्पीरियल काउंसिल था इंडिया में। फिर दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, इस काउंसिल के पास डिसाइसिव पावर्स थी। लेकिन जो इंडियंस इसमें इंक्लूड किए हुए थे उनके पास, उनको नहीं दी गई थी डिसाइसिव पावर्स, वो पढ़ते हैं अभी हम ज़रा आगे। और जो तीसरे नंबर पे हैं वो प्रोविंशियल काउंसिल्स थे। ठीक है, तो जो इम्पीरियल काउंसिल है उसको ज़्यादा एक्सपेंड जो किया था वो 60 सीट्स से किया था। 60 सीट्स में जो है डिक्लेयर कर दी थी कि अभी जो इंडियंस बैठेंगे ना ये इम्पीरियल काउंसिल में, वो 60 इंडियंस होंगे। ठीक है, 60 सीट्स का ये मतलब है।
तो उसके साथ ही साथ जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भी जो है 60 मेंबर्स इंक्रीज़ कर दिए, ठीक है। और जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थे उनमें 50 मेंबर जो है एक बड़े प्रोविंस के लिए कर दिए और 30 मेंबर्स एक छोटे प्रोविंस के लिए, जैसे कि पंजाब हो गया, पंजाब और बंगाल, ठीक है। ये काफ़ी बड़े प्रोविंसेस थे इंडिया के, ठीक है। इनकी जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थे ना, अभी हम इन्हें प्रोविंशियल असेंबलीज़ कहते हैं, लेकिन उस वक्त प्रोविंशियल काउंसिल्स कहते थे। तो ये जो प्रोविंशियल काउंसिल्स इन दो जो प्रोविंसेस के हो गए, इनमें जो मेंबर्स होंगे वो 50 और इंडियंस होंगे, ठीक है। 50 से इंक्रीज़ किए थे क्योंकि ये लार्जर प्रोविंसेस थे, लेकिन जो छोटे प्रोविंस होंगे ना उनमें 30 मेंबर्स इंक्रीज़ किए थे, ठीक है। जैसे कि और भी बहुत सारे इनके छोटे प्रोविंसेस भी थे इंडिया में, टोटल 11 प्रोविंसेस थे, उनमें से बड़े भी थे और छोटे भी थे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एक और चीज़ है कि ये जो जितने भी काउंसिल्स थे ना ये सारे, इनमें मज़े की बात ये कि नॉन ऑफिशियल्स जो है ना वो सारे इंक्लूड किए गए थे। नॉन ऑफिशियल मतलब वो जिनको गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस ही नहीं था, ठीक है। यानी कि उन्होंने पहले गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नहीं थे। आप ये कह लो कि गवर्नमेंट में उन्होंने पहले कोई काम नहीं किया हुआ था, कुछ भी किसी भी तरह की उन्होंने सर्विस वगैरह गवर्नमेंट में पहले नहीं दी थी। उन लोगों को कहते हैं नॉन ऑफिशियल्स, ठीक है। उन नॉन ऑफिशियल्स को ना उठा के इन इम्पीरियल का ये जो सारे काउंसिल्स हैं ना, ठीक है, इनमें इनको जो है मेंबरशिप दे दी गई। और ये ब्रिटिशर्स ने इसीलिए किया क्योंकि ब्रिटिशर्स का माइंडसेट ये था, वो जो इंडियंस हैं ना उनको पॉलिटिक्स में ट्रेन करना चाहते थे, ठीक है। और साथ ही जितने भी काउंसिल्स हैं, चलो इंपीरियल काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल की इतनी बात नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये बेसिकली पावर वाला काउंसिल है, ठीक है। इसमें भी इंडियंस मेंबर जो थे ना इंडियन, उनको मतलब डिसाइसिव पावर नहीं दी हुई थी। डिसाइसिव पावर जो थी वो ब्रिटिशर्स ने अपने लिए रख ली थी। इंडियंस का सिर्फ काम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी यही था कि उन्होंने डिस्कशन करनी है ब्रिटिशर्स के साथ, और उन्होंने कोई क्वेश्चन है वो जो भी करना चाह रहे हैं ब्रिटिशर्स, अगर कोई नया लेजिस्लेचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के उसमें डालना चाह रहे हैं, कोई नया रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं, तो ये जो इंडियंस थे ये सिर्फ डिस्कस कर सकते थे और एडवाइस कर सकते थे, और जो है ना ही जो उसको लॉ है उसको अप्रूव कर सकते थे, ना ही वेटो कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यही चीज़ थी। इसका मतलब है कि रियल पावर जो थी ना ब्रिटिशर ने अपने पास ही रखी हुई थी, ठीक है। तो ये हो गई भाई डिटेल्स मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स की, ठीक है, बैकग्राउंड और डिटेल्स डन हो गई। अभी जंप करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स पे। पहला पॉइंट क्या है, ग्रेटर से ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट अफेयर्स बाय एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली पहले जो थे ना काउंसिल्स बहुत ही छोटे थे, ये सबको पता है, ज़ाहिर है। फिर बाद में जो है ना इस एक्ट में काउंसिल्स बड़े किए थे। काउंसिल्स बड़े किए थे किसके लिए, इंडियंस के लिए। इंडियंस के लिए काउंसिल बड़े करने का क्या मतलब हुआ कि जो इंडियंस हैं उनको ज़्यादा शेयर मिला गवर्नमेंट अफेयर्स में, ठीक है। गवर्नमेंट अफेयर्स में उनको ज़्यादा शेयर मिला, यानी कि अभी वो ज़्यादा अपनी थोड़ी जो है ना चला सकते थे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो है जो डिसाइसिव पावर्स थी वो थी भाई ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादातर होती थी, वॉइस रॉय और गवर्नर्स के पास, ठीक है। जो इंडिया के गवर्नर्स होते थे वो भी ब्रिटिशर्स ही होते थे, इन दोनों के पास होती थी डिसाइसिव पावर्स। लेकिन एक जो है ना इंडियंस को जो है इन्होंने डिसाइसिव पावर्स नहीं दी थी, लेकिन एक इसका बेनिफिट जो था, क्या नाम है, ये काउंसिल्स को इंडियंस इंक्रीज़ करने का, वो ये था कि अभी ज़्यादा इंडियंस हो के काउंसिल्स में, तो इंडियंस जो है ना भाई वो ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और इंडियंस को ढिठाईपन उनका बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ना किसी भी चीज़ की तरफ परसुएड करने के लिए ना ये जो इंडियंस हैं ये बड़े माहिर हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल में देख ही लिया था। तो ये जो है ना वक्त आने पर प्रोटेस्ट के तौर पे ना ये जो है क्या करेंगे, ये जो सेंट्रल जो काउंसिल्स वगैरह हैं, प्रोविंशियल काउंसिल वगैरह हैं और ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, प्रोटेस्ट के तौर पे ये रिज़ाइनिंग वगैरह दे देंगे, यानी कि ब्रिटिशर्स को प्रोटेस्ट करने के लिए। तो मतलब है ब्रिटिशर्स का दिल थोड़ा नरम हो जाएगा और वो जो काम नहीं इंडियंस स्पेशली हिंदूज़, ठीक है, जो काम हिंदूज़ नहीं चाह रहे होंगे उसको नहीं करेंगे फिर। तो ये एक जो है वो था इसका बेनिफिट था काउंसिल बड़े करने का, कि जो इंडियंस हैं ना उनको गवर्नमेंट अफेयर में ज़्यादा जो है शेयर मिल गया, और उनको थोड़ी अवेयरनेस भी मिलने लगी कि ये बेसिकली पॉलिटिक्स होती क्या है। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, ब्रिटिश डिज़ायर टू ट्रेन द इंडियंस इन पॉलिटिक्स, ठीक है, अलाउ देम टू एक्सप्रेस ओपिनियन बट दे कुड नॉट अफोर्ड गिविंग इंडियंस एनी डिसाइसिव पावर्स।
The council members could raise questions and give advice to the government but could not make change any law deal for ये वही चीज़ है जो मैंने आपको सारी बताई थी, ठीक है। पहले भी मैंने बताई थी, यही पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया था ऊपर। तो ये वही पॉइंट है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने उनको भी डिज़ायर थी कि जो इंडियंस हैं उनको हम पॉलिटिक्स में जो है ट्रेन करें, ठीक है, उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा करें, साथ ही साथ उनको अलाउ करें अपने जो ओपिनियंस वगैरह एक्सप्रेस करने के लिए। ज़ाहिर है इंडिया में हम गवर्न कर रहे हैं इंडिया को, तो क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेट अच्छा करने के लिए जो पॉपुलेशन होती है ना, उस पॉपुलेशन की जो एडवाइसेस हैं वो जो चाहते हैं ना, उनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्योंकि ये जो इंडिया था ये टोटली डिस यूनाइट था, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी एक दूसरे से जो है ना सही सीधे मुंह बात नहीं करती थी, तो ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन खैर ये टॉपिक से बाहर है, हम टॉपिक में आते हैं कि बस इसीलिए जो है ना ब्रिटिशर्स ने ये जो है मिंटू मॉडल और क्या नाम है काउंसिल जो है इनको एक्सपेंड किया था। लेकिन जो वो हैं मेंबर्स हैं इंडियंस, ठीक है, उनको डिसाइसिव पावर्स कोई नहीं दी थी, ठीक है, उनको बस डिस्कशन वगैरह के लिए रखा हुआ था, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक टॉकिंग हाउस बना दिया था बस, ठीक है। और जो इंडियंस हैं ना उनको ग्रेटर शेयर दे के बस खुश कर दिया था कि भाई हम आपके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका अपोज़ किया था और वो हम नीचे पढ़ेंगे कि क्यों अपोज़ किया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट डन हो गया। तीसरा पॉइंट है मोर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, ग्रेजुअली मोर इलेक्टेड मेंबर्स इन द काउंसिल्स इन फ्यूचर। अच्छा, तो ये ऊपर भी हमने पढ़ा था कि जितने भी ये डिटेल्स में पढ़ा था हमने, ठीक है, कि जितने भी ये काउंसिल्स थे ना उनमें ज़्यादा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्लूड किए थे। और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मैंने आपको बता दिया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन वही बात हो गई है, वक्ती तौर पर जो है ना इंडियंस को खुश करने के लिए जो है इन्होंने ये हरकतें की, ठीक है। बाद में जो है ना इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं ना वो उठा के डालने लग गए, फिर ये जो इन्हें क्या कहते हैं काउंसिल वगैरह में इलेक्टेड मेंबर्स मतलब ये सॉरी, इलेक्टेड मेंबर्स मतलब ये वाइसरॉय और गवर्नर्स वगैरह जो होते हैं ना, ये फिर ख़ुद ही से जो है बंदा नॉमिनेट करके उठा के जो है ना ये अपनी मर्ज़ी से उसमें क्या नाम है ये काउंसिल वगैरह में डाल देते हैं। अच्छा, तो ये पॉइंट भी हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स। अच्छा, ये दिए थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स ना ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशंस में। जैसे कि हमने पढ़ा था कि शिमला डिप्यूटेशन है उसमें इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मुस्लिम्स को हम देंगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो मिंटू मॉडल रिफॉर्म में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दी थी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मुस्लिम ब्रिटिश मुस्लिम के अच्छे रिलेशंस के लिए, ठीक है। और साथ ही जो मुस्लिम्स हैं उनकी एक नेशनलिज़म है ना, उसको ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स के मिलने के बाद वो इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है। और मुस्लिम्स ने जब डिमांड ही की थी ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, उन्होंने उनके दिमाग में यही था कि भाई हमें नेशनल और जो हमें डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है उसकी तरह उसके जो है उससे मतलब डिस्टिंक्ट कम्युनिटी की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। तो मुस्लिम्स अलग हैं, बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की इंक्लूडिंग हिंदूज़ वो अलग हैं और कभी सेम नहीं हो सकती। हम डिस्टिंक्ट कम्युनिटी हैं, हमें डिस्टिंक्ट तरीके से ट्रीट करना चाहिए, अलहदगी हमें चाहिए, यानी कि पॉलिटिक्स में भी और बाकी जितनी भी चीज़ें उनमें भी। इसीलिए मुस्लिम्स ने जब उनको पता चला कि उनका नेशनलिज़म कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने नेशनलिज़म को जो है शो करने के लिए और अपनी जो अपने आप को डिस्टिंक्ट कम्युनिटी शो करने के लिए, ठीक है, और अपनी बाकी भी चीज़ सोशो इकोनॉमिकल क्या पोजीशन वगैरह जो है ना कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए उन्होंने फिर मुस्लिम लीग भी इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। तो यही हो गया कि जो लास्ट पॉइंट है ये इसी चीज़ पे ही है कि ब्रिटिशर्स के साथ रिलेशन अच्छे हो गए। इसकी ये इंपॉर्टेंस है मिंटू मॉडल रिफॉर्म की, क्योंकि इसमें सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स मिले थे, साथ ही साथ मुस्लिम्स को है ना अपनी नेशनलिज्म जो है ना उनका अपनी जो है नेशनलिज्म है वो मुस्लिम्स के अंदर जो है ना इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने इस मैयर को अपोज़ किया था। ज़ाहिर है कोई भी चीज़ जो कि मुस्लिम के बेनिफिट में होती तो वो हिंदूज़ ये कह लो या इंडियन नेशनल कांग्रेस कह लो उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हमने देख लिया था, उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो है ना रिवर्स करके ही दम लिया था। तो रीजंस फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोजिशन टू द मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स, ठीक है।
इसके 3 पॉइंट्स हैं। फिर ये नीचे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा 4 मार्क वाले वगैरह, फिर उसमें हम इसके जंप करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वांटेड मोर पावर्स फॉर द काउंसिल्स नॉट सेटिस्फाइड विद द लिमिटेड कंसेशंस ग्रांटेड अंडर द रिफॉर्म्स। ओके, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, ठीक है, उसकी एक रीज़न ये भी थी कि जो हिंदूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कह लो, जिसका प्रेसिडेंट था वो बल गंगाधर तिलक, और साथ ही साथ बाकी जितने भी हिंदूज़ थे पूरे इंडिया में, वो ब्रिटिशर्स पे बहुत ज़्यादा फोर्स प्रेशर डाल रहे थे, ठीक है, कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें आज़ाद कर दो, और कंप्लीटली जो है ना, हमें कंप्लीट ऑटोनॉमी चाहिए। इंडिया से तो जो है ना, ब्रिटिशर्स को वो परसुएट कर रहे थे दफ़ा हो जाने के लिए। तो यही चीज़ थी, वो सेल्फ़ रूल मांग रहे थे। तो सेल्फ़ रूल के लिए बहुत ज़्यादा, सेल्फ़ रूल को जो है ना अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है या हिंदूज़ हैं उनके लिए, कि उनके पास कुछ डिसाइसिव पावर्स हों, यानी कि कुछ डिसीजन मेकिंग वाली पावर्स हों, कि वो कुछ डिसाइड कर सके कि इंडिया में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ यही तरीका है जिसकी मदद से वो इंडियंस को, ब्रिटिशर्स को जो है ना इंडिया से किक आउट कर सकते थे। लेकिन यही चीज़ है कि काउंसिल्स इंक्रीज़ तो किए इंडियन से, लेकिन इसमें जो है ना इंडियंस को डिसाइसिव पावर्स नहीं दी गई, जिसकी वजह से जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपोज़ किया, क्योंकि उन्हें लिमिटेड कंसेशंस नहीं, कंसेशंस मतलब पावर्स वगैरह आप कह लो दूसरे अल्फाज में, ठीक है, तो उन्हें लिमिटेड पावर्स वगैरह नहीं चाहिए थी, उन्हें ज़्यादा पावर्स चाहिए थी, डिसाइसिव पावर्स चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स को करना था इंडिया से दफ़ा। और जो इनको पावर्स मिली थी काउंसिल्स में, ठीक है, वो लिमिटेड थी, वो डिसाइसिव नहीं थी। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो था ना माइंडसेट, और जो उनका एम था सेल्फ रूल हासिल करना, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, उसकी रिस्ट्रिक्शन हो रही थी। इसीलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, फिर इसने इससे जो मिंटू मॉडल रिफॉर्म है इसको अपोज किया, कहा हमें ये इंडिया में ये रिफॉर्म नहीं चाहिए। दूसरी वजह क्या थी, उन्होंने जो है ना सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट, ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम्स के बेनिफिट में थी, उनको फिर जो है खुजली हुई। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं भाई, सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स क्यों दे रहे हो आप, ये जो डेमोक्रेसी है इसकी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। इसका मतलब है कि देखो डेमोक्रेसी में सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर एक ही जगह आप कर रहे हो ना, यानी कि एक ही कंट्री में, कि नहीं, ठीक है, तो सेपरेट मुस्लिम तो सेपरेट जो इलेक्टोरेट्स हैं ना उधर, वो इस तरह नहीं चलते। अभी जैसे हम पाकिस्तान में देख लेते हैं, तो इधर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ वगैरह है, और रिलीजियस लिबर्टी जो है ना, वो रिलीजियस ऑटोनॉमी जो है वो सारी इधर है माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन उसकी बात करें तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह उन्हें नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये इंडियंस ने भी यही बोला था, उन्होंने बोला था भाई ये डेमोक्रेसी की स्प्रिट के ख़िलाफ़ है, आपको कंबाइन इलेक्टोरेट्स रखने चाहिए, यानी कि जितने भी वोटर्स होंगे कंबाइन होंगे, ये नहीं मुस्लिम्स को अलग लोग वोट दें, हिंदूज़ को अलग वोट दें, तो ये डेमोक्रेसी की स्प्रिट के ख़िलाफ़ है, ठीक है। तो फिर ब्रिटिशर ने इन्हें जवाब दिया, ब्रिटिशर ने इन्हें कहा कि भाई आप ये डेमोक्रेसी कहाँ से उठा के लाए हैं, हम तो बस कुछ पावर्स दे रहे हैं जो हैं इंडियंस को, और मुस्लिम्स को भी इधर हमने थोड़ी पावर दी है, क्योंकि ये भी थोड़े माइनॉरिटीज़ में, और आप ही जो हिंदूज़ हैं उनकी हरकतें भी हम देख रहे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद से, ठीक है, कैसे उन्होंने वायलेंस वगैरह शुरू कर दिया था इसको रिवर्स करने के लिए। तो बस इसीलिए मुस्लिम्स के थोड़े बेनिफिट के लिए जो है ना, ये हम क्या नाम है, कुछ पावर्स दे रहे हैं, कुछ कंसेशंस दे रहे हैं इंडिया मुस्लिम्स को और इंडियंस को भी, जो कि उस वक्त नेसेसरी थे। हम कोई डेमोक्रेसी लाने के माइंडसेट पे नहीं है इंडिया में। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि लोग जो कहेंगे लोगों की बात पे चलना है, तो मतलब है कि लोगों की बात पे चलने का कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, क्योंकि जो रियल पावर्स थी वो शुरू से लेके एंड तक थी ही ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है, ये चीज़ है। तो सेकंड पॉइंट भी डन। तीसरा पॉइंट क्या है, फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस दिस वाज अनदर स्टेप अगेंस्ट इंडियन नेशनलिज्म एंड यूनिटी। ये मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है, इंडियन नेशनलिज्म और ये यूनिटी का मतलब क्या है। ये बस इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक क्लेम था, असली में ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। ये बस अपेरेंटली अपने आप को ये दिखाना चाहते थे कि भाई हमें इंडियन की जो इंडियन नेशनलिज्म है उसका बहुत ख्याल है, और यूनिटी का। असल में ऐसा कुछ नहीं था। असल में ख्याल होता तो ये जो मुस्लिम्स के साथ उन्होंने किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, तो ये ना करते। तो इंडियन नेशनलिज्म बेसिकली मतलब ये है कि इसमें ये नहीं बोला हुआ मुस्लिम नेशनलिज्म, हिंदू नेशनलिज्म या ये कोई और नेशनलिज्म, सिख नेशनलिज्म। इसमें बोला इंडियन नेशनलिज्म। जो हिंदूज मानते थे वो मानते थे इंडियन नेशनलिज्म को, ठीक है। सॉरी, इंडियन नेशनलिज्म का मतलब कि कोई मुस्लिम हो, कि कोई भी हिंदू हो जाए, सिख हो जाए, पारसी हो जाए, किसी भी कम्युनिटी का हो जाए, ठीक है,
लेकिन अगर वो इंडियन है तो उसके जो नेशन है वो इंडियन कहलाएगा। उसे सिख नेशन हम नहीं कहेंगे, उसे हिंदू नेशन हम नहीं कहेंगे, उसे मुस्लिम नेशन हम नहीं कहेंगे। इसीलिए जो नेशनलिज़म है वो इंडियन नेशनलिज़म है, ठीक है। ये मेरे ख़्याल से मैंने कहीं सुना भी था। ये लोग कहते हैं भारत माता के, मेरे ख़्याल से ऊपर रहने वाले जितने भी हैं ना, वो भारत माता के बच्चे हैं, ठीक है। तो भारत माता के बच्चों का मतलब है कि वो हैं एक दूसरे से यूनाइट, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए लिख कर बता रहा हूँ आपको, ये पेपर में जाके नहीं ठोक देना है सारा, ठीक है, भारत माता वगैरह। तो इसका मतलब है भारत माता के बच्चे हैं, यानी कि आपस में भाई बहन हैं, ठीक है। इनको होना चाहिए यूनाइट, ही इनका माइंडसेट था, ठीक है। तो अगर जो हैं इनमें डिविजन्स आएंगी, इसका मतलब है कि ये जो इंडियन नेशनलिज़म है, ये भारत माता नेशनलिज़म है ना, इसे ये ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। अगर हिंदूज़ मुस्लिम से अलग हो जाएंगे, मतलब पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, जो इंडिया का कोई प्रोविंस अगर अलग कर दो, या मतलब किसी भी तौर की डिवीज़न जो है ना इंडियंस में, उनकी किसी भी तौर की डिसयूनिटी जो है ना इंडियंस में, वो बेसिकली भारत माता के बच्चों की यूनिटी के ख़िलाफ़ है, ठीक है। तो एक ही अम्मी के जो बच्चे हैं ना, वो होते हैं यूनाइट, वो डिसयूनाइट कभी नहीं होते। वो अलग बात है कि जो है ना बच्चों की अम्मियाँ अलग हों, ठीक है, तो उनमें कुछ फटे वगैरह हो जाते हैं। लेकिन एक ही अम्मी के बागे बच्चे हैं, उनको जो है ना यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। उनके बीच में अगर ऐसी इस तरह की डिवीज़न होगी ना, प्रोविंशियल कह लो या पॉलिटिक्स में जो पार्टी वगैरह ने जो इन्होंने पार्टीज़ वगैरह जो है अपनी अलग की थी वो कह लो, तो किसी भी तौर की जो है ना डिवीज़न ये इंडियन नेशनलिज़म और यूनिटी के ख़िलाफ़ होगी। तो इसमें एक और पॉइंट भी हम इंक्लूड कर सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये भी लगा था कि ये जो ब्रिटिश की पॉलिसी है ना, डिवाइड एंड रूल, ठीक है, ये उससे भी रिलेटेड है। ब्रिटिशर्स बेसिकली जो इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली जो दो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की, मुस्लिम्स और हिंदूज़, ठीक है, इनको आपस में डिवाइड करके जो है ना एक दूसरे के अपोज़ रखना चाहती थी, ताकि ये जो है ना दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे को ऊपर ऊंचा नीचा दिखाने के लिए जो है ना मतलब हरकतें करती रहें, ठीक है। और ये ब्रिटिश के जो है ना इंडिया से किक आउट करने पे ना फोकस ना दें। इससे क्या होगा कि ब्रिटिश का जो ग्रिप है ना वो इंडिया में स्ट्रांग हो जाएगी, और ब्रिटिशर जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम तक इंडिया में फिर रह पाएंगे। लेकिन अगर इंडिया यूनाइट हो जाए ना, तो ब्रिटिशर्स के अंदर टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इनको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये भी लगा था कि ये जो भाई है ना क्या नाम है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स और पार्टीशन ऑफ बंगाल वगैरह, ये सारी जो है ना ये इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। तो भाई टॉपिक डन हो गया, पढ़ ली हमने बैकग्राउंड, एक पॉइंट का बैकग्राउंड था, फिर हमने पढ़ ली डिटेल्स, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स, फिर रीजन फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोजिशन टू मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स। अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, 7 मार्क, 4 मार्क, 14 मार्क, तो वो आएंगे सारे रिलेटेड इसी, ये जो हमने सब टॉपिक्स पढ़े हैं ना, इसी से रिलेटेड आएंगे। तो क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। पहला आ रहा है 4 मार्क क्वेश्चन, व्हाट वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 द मिंटो मॉडल रिफॉर्म। इसमें बस हमने 4 पॉइंट्स ठोक देने हैं, ठीक है। एक तो ये लिख दो ऊपर वाला कि जो है ना जॉइंटली ड्राफ्टेड थे, फिर ये जो 3 पॉइंट्स नहीं है कि इंपीरियल काउंसिल इतने उससे बढ़ गया था, और इतने, इसमें आपने ज़्यादा डिटेल्स लिखनी है, बस एक एक पॉइंट ठोक दो जल्दी जल्दी से, ये पढ़ लो आप। ये जो नोट्स जिसके हैं ना, उस बंदे ने थोड़े बड़े लिखे हुए आंसर्स, और 4 पॉइंट्स से ज़्यादा पॉइंट्स भी इसने इंक्लूड किए हैं। तो ये आपने करना नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसमें आपके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें बस आपने ना कोशिश करनी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, और इस तरीके से लिखें ना कि मतलब है आपकी डिटेल्स जो है ना इस तरीके से लिखनी है कि आप पर डिटेल्स बन रही ज़्यादा हो, और जो आपको लिखना है ना वो उसको कम लिखने की कोशिश करनी है। मतलब समझ तो आ रहा होगा ना आप लोगों को मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मतलब है बस समझ लो। अब मैं कैसे समझाऊँ, समझाने वाला काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है कसम से। तो ये 4 मार्क क्वेश्चन हो गया। अभी दूसरा है 7 मार्क वाला क्वेश्चन, वाई वर दी मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स, इसे मॉडल मिंटू पढ़ लेते हैं। वाई वर दी मॉडल मिंटू रिफॉर्म्स ऑफ 1909 अपोज बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये तो बड़े, देखो 7 मार्क क्वेश्चन है। 7 मार्क क्वेश्चन बेसिकली करना क्या होता है, आपने 3 पॉइंट्स दे के उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, और कुछ जो चीज़ें होती हैं ना उनमें खुद से भी ठोकना होता है, यानी कि जो कॉमन सेंस वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स का उधर हो गया, ये एक पॉइंट हो गया आपका, तो आपने लिख दो कि ये ज़ाहिर है इंडियंस के ख़िलाफ़ था, ये वो, मतलब ये चीज़ें ना बंदे की कॉमन सेंस में होती हैं। तो इसका जो आंसर है ना वो आगे है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया आंसर।
इसे पढ़ लें आप। या पॉज करके जो है ना देख लें। तो इसके बाद ये आ गया है जो 3 मार्क वाले क्वेश्चन ही होते हैं, जो टेक्स्ट दिया होता है आपको, सोर्स है जिसको कह लेते हैं, उसको आपने डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, ये भी आप कर लो, पढ़ लो। ये आंसर है आपके सोर्स ए का। फिर आ जाता है सोर्स बी, फोटोग्राफ रिगार्डिंग इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अच्छा, तो इसको भी आपने अच्छे से, ये है वो फोटोग्राफ, ठीक है, इसको भी देख लें। ये सही है, सही। ओह शिट, 5 मार्क वाला। ठीक है भाई, तो ये हो गया डन। आज हमारा हो गया है मिंटू मॉडल रिफॉर्म भी डन। तो इसके क्वेश्चंस आप सोच रहे होंगे कि कम है, एक 7 मार्क वाला था बस और एक 14 मार्क वाला, तो ऐसा नहीं है भाई, आगे भी इसके बहुत क्वेश्चंस हैं। लेकिन वो 2 टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे, वो इसीलिए क्योंकि जो आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो 14 मार्क वाले आ रहे हैं मिंटू मॉडल से रिलेटेड। तो वो जो 14 मार्क वाले हैं ना वो क्वेश्चन बेसिकली इसी रिफॉर्म पे नहीं, वो मतलब है वो जो क्वेश्चंस नहीं आते कि कौन सी जो रिफॉर्म है उसने सबसे ज़्यादा जो है रोल जो है अच्छा रोल प्ले किया इंडियंस को, जो है ना ब्रिटिशर्स की, या कह सकते हैं हम ग्रिप मजबूत करने में इंडिया में, या कह सकते हैं कौन सा रिफॉर्म ने जो है ना इंडियंस, कौन सा रिफॉर्म सक्सेसफुल था इन सब में से ज़्यादा, या कौन सी जो इवेंट है इन सब में से वो ज़्यादा सक्सेसफुल था, जैसे कि तो इसके बाद जो टॉपिक्स आने हैं ना मिंटू मॉडल रिफॉर्म के बाद, वो आ रहे हैं लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट के बाद आने हैं मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स। ठीक है, तो जो आगे फिर क्वेश्चंस आने हैं ना वो आने 14 मार्क वाले क्वेश्चन, वो इन तीनों के मतलब रिलेटेड आएंगे। मिंटू मॉडल रिफॉर्म, लखनऊ पैक्ट और मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, इन तीनों के रिलेटेड आएंगे, यानी कि जो आंसर हमने लिखना होगा ना वो इन तीनों को डिस्क्राइब करने के बाद लिखना होगा, एंड में अपनी एनालिसिस या कंक्लूजन देनी होगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम उसी वक्त पढ़ लेंगे। आज की वीडियो डन। अभी लखनऊ पैक्ट के आने तक जो है ना अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, बस और दिमाग में कुछ नहीं आ रहा बोलने के लिए।